नमस्कार, आराध्य चित्रकला यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। ये वीडियो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का दूसरा भाग है, जिसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं और उसके व्याख्यान सहित आंसर दिए गए हैं। आप वीडियो को मात्र सुने और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझें। आपको एग्ज़ाम के लायक सारे क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे और स्टेट के बाद से होने वाले बीपीएससी का एग्ज़ाम जो कला शिक्षकों के लिए है, आप उसमें अच्छे से अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसके पहले आप आराध्य चित्रकला यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसे लाभ ले सके और कमेंट्स ज़रूर करें। और मैं वीडियो थोड़ा सा लेट से बना पाता हूं क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं आर्ट के, और अपने लिए ही मैं ये वीडियो बनाता हूं। चूँकि ये वीडियो जब बनाता हूं तो मेरा भी स्टडी हो जाता है। तो कोशिश करें वीडियो के माध्यम से जानकारी जितना आपको मिल सके आप उतना अर्जित करें। वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब को बढ़ाते रहें। तो बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है? ए आधुनिक कला, बी मध्यकालीन कला, सी सिंधु घाटी सभ्यता की कला, सी ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। तो इसका सही उत्तर है ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। व्याख्या को देखते हैं। तो प्रागैतिहासिक प्री हिस्टोरिक कला का अर्थ ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला है। प्रागैतिहासिक इतिहास के उस काल को कहा जाता है जब मानव तो अस्तित्व में था, लेकिन उसका कोई लिखित वर्णन नहीं प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो ए प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार रहा है, ये भी सही है। प्रागैतिहासिक चित्र गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए हैं, ये भी सही है। जैसे जिसको मन किया वैसे वहां पे वो उकेरता है। और सी प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया है, इस पे थोड़ा डाउट है। आगे हम देखते हैं। डी मानव व पशु आकृतियों को बनाने से पहले गुफा की भित्तियों पर पृष्ठभूमि में कहीं कोई रंग की तह नहीं लगाई गई है। तो इसका आंसर सी ही होगा। जो प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल चमकीला, क्योंकि उस टाइम के जितने भी पेंटिंग्स मिले गए हैं, भले वो कलर आपको दिखते होंगे कि अभी लगाए गए हों, लेकिन उसमें कंट्रास्ट कलर यूज नहीं किया गया है। ज़्यादातर मटमैला कलर का इस्तेमाल किया गया है, धूमिल कलर का इस्तेमाल किया गया है। इसके व्याख्यान को हम समझेंगे। प्रागैतिहासिक काल के चित्र चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के फर्शों, भित्तियों या छतों पर बनाए गए हैं। अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी अंकित किए गए हैं। इन चित्रों में सुगमता से प्राप्त खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। इसमें मुख्यतः गेरू, हिरोजी, रामरज तथा खड़िया के रंगों का प्रयोग किया गया है, और ये रंग ज़्यादा चटकदार नहीं होते हैं। इन रंगों के अस्तित्व रासायनिक रंगों में कोयला या काजल का प्रयोग किया गया है, अतः विकल्प सी असत्य है, शेष सभी सत्य हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। फ्रैको कैंटाब्रियल क्षेत्र किसे कहते हैं? ए यूरोपियन प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र, बी फ्रांस की प्रारंभिक कला का प्रमुख केंद्र, सी फ्रांस की मिदी क्षेत्र, डी भूमध्य सागरीय कला का केंद्र। तो उत्तर इसका ये है, यूरोपियन प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र। अब इसके व्याख्या को समझेंगे। तो फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की प्रागैतिहासिक कलात्मक गुफाएं आती है। समस्त कला का प्रायः 3 क्षेत्रों से संबंधित है। पहला, दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस का डोर्डोन तथा उसका निकटवर्ती क्षेत्र। दूसरा, दक्षिणी फ्रांस का पेरिनियम क्षेत्र तथा तीसरा, उत्तरी स्पेन का कैंटब्रियन क्षेत्र। अगला प्रश्न, फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र संबंधित है। पहला, धार्मिक कर्मकांड से,
दूसरा प्रागैतिहासिक कला से, सी यानी तीसरा आदिम गीत से, डी मध्यकालीन कला से। तो इसका सही उत्तर है बी, प्रागैतिहासिक कला से। व्याख्यान को हम समझेंगे तो फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र की कलात्मक गुफाओं का पता 19वीं सदी के अंत में चला था। इन गुफाओं में दीवारों तथा छतों पर अंकित चित्रों के रूप में प्रागैतिहासिक काल तक की प्राचीन सामग्री सुरक्षित है। इन चित्रों में अंकित पशुओं का अस्तित्व तथा अब समाप्त हो चुका है। इन चित्रों में अंकित पशुओं का अस्तित्व अब समाप्त हो चुका है। इनके अतिरिक्त इनमें अनेक उत्कीर्ण चित्र तथा विचित्र संकेताक्षर बने हुए हैं। जो बहुत सारे चीज हैं जो अभी तक समझ में नहीं आया है, और यहाँ इस व्याख्यान से समझ में आता है कि बी प्रागैतिहासिक कला से ये है। अगला प्रश्न की तरफ हम जाते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो इसका 4 ऑप्शन है। ए मुजफ्फरपुर, बी बिंदकी, सी खुर्जापुर, डी सरगुजा। तो इसका सही आंसर है डी सरगुजा। याद रखिए, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है डी सरगुजा। व्याख्या में देखते हैं, दिए गए विकल्पों में भारत में प्रागैतिहासिक चित्र सरगुजा से प्राप्त हुए हैं। यह वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। सरगुजा के प्रसिद्ध स्थल है रामगढ़, सीता बेगरा गुफा, लक्ष्मण बेगरा गुफा, किष्किंधा पर्वत, सीता कुंड, हाथी खोह आदि। रामगढ़ में विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है, जिसे सीता बेगरा के नाम से जाना जाता है। सीता बेगरा गुफा के निकट रामगिरी पर्वत पर जोगीमारा गुफा स्थित है, जिसे भारतीय चित्रकला का वरुण मंदिर कहा जाता है। तो इतना सारा बहुत सारा नाम है, तो जो भी नाम आए तो याद रखना है कि सरगुजा से प्राप्त हुआ है, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ हम देखते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? ए कपड़ा, बी शिला, सी कागज, डी कैनवास। तो याद रखना है, प्रागैतिहासिक चित्र जितने भी हुए हैं सब पत्थरों पे किए गए हैं, पत्थर यानी शिला। तो इसका आंसर होगा बी शिला। व्याख्यान में समझेंगे, प्रागैतिहासिक काल के चित्र चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के फर्शों, गट्टियों या छतों पर बनाए गए हैं। अनेक चित्र प्रस्तः शिलाओं पर भी अंकित किए गए हैं। तो इसलिए इसका आंसर बी यानी शिला यानी पत्थर होगा। आगे हम बढ़ेंगे 7 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? ऑप्शन है लकड़ी के पटों पर, बी वृक्ष की छालों पर, सी ताल पत्रों पर, डी चट्टानों पर। तो इसका यहां भी आंसर डी होगा, चट्टानों पर। चट्टान यानी कि शिला। अब अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? ऑप्शन है ग्रंथ चित्र, बी गुहा चित्र, सी कागज पर बने चित्र, डी वस्त्र पर बने चित्र। तो याद रखेंगे, ग्रंथ चित्र ये नहीं है, कागज पे बनाए गए नहीं मिले हैं, वस्त्र पर बनाए गए नहीं मिले हैं। हो सकता है बनाए गए हो, लेकिन समय काल के अकॉर्डिंग वो सारे विलुप्त हो गए हो, डिसॉल्व हो गए हो, मतलब वो खत्म हो गए हो। लेकिन जो हमको मिला है, क्या मिला है? तो गुहा चित्र, यानी कि केव, जो गुफा होते हैं उसके अंदर जो चित्र मिला है उसको गुहा चित्र भी बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। व्याख्यान में समझेंगे, प्रागैतिहासिक चित्र गुहा चित्र यानी कैव आर्ट है। पाषाण युग के मनुष्यों ने अपने चारों ओर के वातावरण की स्मृति को बनाए रखने के लिए तथा अपनी विषय का इतिहास व्यक्त करने की भावना के वशीभूत होकर इन चित्राकृतियों का निर्माण किया। 9 नंबर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? ए आखेट, बी पशु पक्षी, सी युद्ध, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें ध्यान देंगे, आखेट यानी शिकार करना था, पशु पक्षी भी थे, सी युद्ध भी था। तो हमारे ख्याल से डी उपरोक्त सभी होगा। तो इसका आंसर होगा डी।
इसके व्याख्यान को समझेंगे। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का विषय आखेट, युद्ध करते हुए तथा विजय के अवसर पर नृत्य करते हुए चित्रण करना ही तत्कालीन मानव का मुख्य रुचिकर विषय रहा है। स्त्री पुरुष पशु पक्षी आदि के चित्र भी आदि युगीन मानव की विषय वस्तु रहे हैं। इस काल में जादू टोने के रूप में अमूर्त भावना यानी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को भी विकसित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10 नंबर प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? ए पशु, बी मानव, सी पक्षी, डी पशु मानव पक्षी। तो हमारे ख्याल से डी होगा, पशु मानव पक्षी। जो पिछले हम जो व्याख्या दिए थे बस वही चीज है। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिलते हैं? ऑप्शन है ए पशुओं के चित्र, बी आखेट के चित्र, सी मनुष्यों के चित्र, डी औजारों के चित्र। तो इसमें बी। अब इसमें थोड़ा सा आप ध्यान देने वाली बात है, पशुओं के चित्र होंगे, मनुष्यों के चित्र भी होंगे, औजारों के चित्र भी होंगे, ठीक है। और बी आखेट के चित्र। तो आखेट के क्रम में पशु भी आ जाएंगे, मनुष्य भी आ जाएंगे और उसके हथियार भी आ जाएंगे। आखेट मतलब शिकार करना, तो शिकार करने वाला मनुष्य होगा, शिकार होने वाला पशु होगा और शिकार जिस वस्तु से किया जाएगा वो औजार होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। इसके हम व्याख्या को भी समझ लेंगे। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक आखेट के चित्र मिले हैं। आदिम मनुष्य ने सांभर, महिष, गैंडा, हाथी, बारहसिंगा, घोड़ा, खरगोश, सूअर जैसे पशुओं का स्वाभाविकता के साथ अंकन किया है। यह पशु उनसे अपने आखेट में देखे गए हैं तथा उसने इस पशुओं की गति और शक्ति पर विजय प्राप्त की थी। इस कारण उसके प्रमुख चित्रण विषय के रूप में पशु जीवन का आना स्वाभाविक था। प्राचीन लोगों द्वारा गुफाओं के दीवारों पर आरेखन एवं चित्रण के प्रमाण भी भारत में कुछ बाद के समय में आजमगढ़ एवं मिर्जापुर जैसे स्थानों से प्राप्त होते हैं। यह प्रायः आखेटन दृश्य थे जो नुकीली रेखाओं एवं कोड़ों के द्वारा पृथक इकाइयों या समूहों में बनाए गए थे। तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि आखेट के चित्र, क्योंकि आखेट में सभी आ जाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12 नंबर प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानता किस विषय से संबंधित है? ए धर्म संबंधी, बी आखेट संबंधी, सी युद्ध संबंधी, डी प्राकृतिक संबंधी। तो उस समय धर्म का कोई प्रमुखता प्रमाण नहीं मिला है। आखेट युद्ध संबंधी मिले हैं प्रमाण, लेकिन अधिकता नहीं रहा है युद्ध संबंधी। प्राकृतिक संबंधी ये भी मिले हैं, लेकिन इसकी प्रधानता नहीं रही है। तो प्रधानता किसकी रही है? तो आखेट की। तो इसका आंसर होगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं। तो इसका ऑप्शन है ए तैल पिस्टल से, बी जल रंग से, सी स्याही से, डी गेरू व चारकोल से। यहाँ फिर हम समझेंगे, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तैल पिस्टल ये उस समय पॉसिबल नहीं थे। जैसे जो भी गेरू रंग हो चाहे कुछ भी हो उसमें जल में मिला के किया जाए, लेकिन जल रंग इसको हम प्रॉपर वे में नहीं बोलेंगे। स्याही से भी हम नहीं बोल सकते हैं। डी इसका आंसर होगा गेरू व चारकोल से। गेरू मिलना आसान है, चारकोल यानी कि लकड़ी का जला हुआ जो कोयला होता है उससे वो भी बनाना उस समय आसान था, क्योंकि नेचर में ये जिस रूप में मिलते हैं उसी रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। इसके व्याख्यान को भी समझेंगे। आदि मानव चित्रांकन के लिए कई तरह के रंगों का उपयोग करता था। अधिकतर रंग गेरू से बनाए जाते थे, जिसकी अलग अलग रंगतें होती थी। खड़िया मिट्टी और कई तरह की रंगीन मिट्टी का उपयोग वे चित्र बनाने के लिए करते थे। आग जलाकर सीखने के बाद वे हड्डी को जलाकर काला रंग भी बना लेते थे। वे लकड़ी के कोयले का प्रयोग भी कभी कभी करते थे। बाद में अस्थायित्व लाने के लिए जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर उसका प्रयोग करने लगे थे।
ये जो जानवरों की चर्बी का जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस तैल चित्र कहलाता है। तो तैल पेंटिंग की शुरुआत में एनिमल्स के जो चर्बी होते हैं उसका प्रयोग करके बनाने को ही कहते हैं। बाद में लिंसीड ऑयल वगैरह डिफरेंट डिफरेंट ऑयल्स मतलब प्रयोग किए जाने लगे, तो ये सारे जो एनिमल्स जो ऑयल हैं इसको मतलब ये समझिए कि उसका यूज नहीं किया जाने लगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14 नंबर, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनके नीचे ही दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? दृढ़ कथन क, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है। कारण ख, प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते हैं। अब इसका हम ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले दोनों क व ख सही है तथा ख और क का सही स्पष्टीकरण है, यानी दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण दोनों का सही है। दूसरा बी हम देखते हैं, दोनों यानी क एवं ख सही है लेकिन क ख का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी देखते हैं, क सही है लेकिन ख असत्य है। डी, क असत्य है लेकिन ख सही है। तो फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन के कथन को पढ़ते हैं। दृढ़ कथन है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है। जो ये बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिक संख्या प्राप्त होती है। अब कारण यानी ख समझेंगे। प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे। ये डाउट वाला क्वेश्चन मतलब आ गया आंसर इसका, क्योंकि उस टाइम में कोई ऐसी व्याख्या नहीं है जिसमें ये इंडिकेट किया जाए कि उस समय के लोग क्या पसंद करते थे। जो भी चीज आज पता चला है ये भित्ति चित्र के माध्यम से चला है, उनके द्वारा उकेरे गए पेंटिंग से पता चला है। तो ये कहना मतलब बिल्कुल सत्य भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये अनुमानतः ही कहा जा रहा है कि प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे। तो ऐसा हमको लगता है कि सी इसका सही आंसर होगा। क सही है लेकिन ख असत्य है। व्याख्या को हम समझेंगे जिससे स्पष्टीकरण इसका हो जाएगा। तो भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रित शैलाश्रय अधिकांश रूप में मध्य प्रदेश में ही पाए गए हैं। सही है। यह क्षेत्र भू तात्विक गोंडवाना लैंड का प्रमुख भाग है जो इस पृथ्वी का अत्यंत प्राचीन स्थल माना जाता है। सिंघनपुर जो अब छत्तीसगढ़ में है, पचमढ़ी, होशंगाबाद, भोपाल क्षेत्र, बांदा जो उत्तर प्रदेश से सटा क्षेत्र है, ग्वालियर क्षेत्र, मंदसौर और भीमबेटका आदि क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से प्राप्त चित्रों के आधार पर व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे। यह उचित नहीं है, यह कहना भी उचित नहीं है। अतः कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15 नंबर प्रश्न, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? तो इसका ऑप्शन है ए यूनान एवं मेसोपोटामिया में, बी उत्तरी फ्रांस एवं इंग्लैंड में, सी उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में, डी इटली एवं फ्रांस में। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में। याद रहे, उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में। क्वेश्चन है यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहां पर स्थित हैं? तो ये यूरोपियन का है, तो थोड़ा सा और ध्यान देना होगा। तो इसका आंसर है उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में। व्याख्यान में हम समझेंगे यूरोपियन प्रागैतिहासिक चित्र उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की कलात्मक गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। इन गुफाओं की दीवारों तथा छतों पर अंकित चित्रों के रूप में प्रागैतिहासिक युग का प्राचीन सामग्री सुरक्षित है।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में हम देखेंगे। विश्व स्तर पर प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र हैं अर्जेंटीना जो क्यूबा डे लॉन्स मानोस में है, इंडोनेशिया जो लुबांग जेरिसी साले में है, स्पेन अल्तमीरा व कैटब्रिया में है, फ्रांस चावेंट पॉन्ड डी आर्क गुफा में है, स्पेन रॉक आर्ट ऑफ द लाइब्रेरियन मेडिटेरियन बेसिन में है, इजिप्ट गिल्फ केबिर में है, इंडोनेशिया मारोस गुफाएं में है, सोमालीलैंड लॉस लीज में है, अल्जीरिया तासली एन अजेर में है, दक्षिण अफ्रीका सैन रॉक पेंटिंग्स, कैलिफोर्निया ब्राजील तथा भारत भीमबेटिका आदि। तो ये व्याख्यान थोड़ा आप भी वीडियो पॉज करके आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इससे अच्छा ये रहेगा कि जहां आपको प्रॉब्लम हो रहा हो, क्योंकि बहुत सारे मतलब ऐसे शब्द हैं जिसे बोलने में मेरी जीभ लटपटा जा रही है, तो उसको काइंडली अन्यथा ना ले, आप वीडियो पॉज करके उसे आप आराम से पढ़ सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16 नंबर, दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता क्या है? दजला फरात नदियों के दुआब में पनपी सभ्यता क्या है? ऑप्शन है ए मिस्र की सभ्यता है, बी यूनान की सभ्यता है, सी मेसोपोटामिया की सभ्यता है, डी पाकिस्तान की सभ्यता है। दजला फरात नाम से ही पता चल रहा है कि ये मेसोपोटामिया से संबंधित, मतलब उसी टाइप से कुछ नाम, मिस्र से भी कुछ मिलता जुलता नाम है, लेकिन इसका सही आंसर होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। व्याख्यान में हम समझेंगे। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच। यह क्षेत्र दजला यानी टिग्रिस और फरात यानी कि यूफ्रेटिस नदी के बीच में पड़ता है। मेसोपोटामिया को अब इराक कहते हैं। यह कांस्ययुगीन सभ्यता का उद्गम स्थान माना जाता है। यहाँ सुमेर, अवक्कदी सभ्यता, बेबीलोन तथा असीरिया के साम्राज्य अलग अलग समय में स्थापित हुए थे। यहाँ का प्रसिद्ध प्राचीन नगर ऊर है, जिसे इब्राहिम का नगर भी कहते हैं। निमरूद यानी मारी, उरुक, सूसा यानी ईरान तथा लगाश यहाँ के प्राचीन उत्खनन के विशेष क्षेत्र रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पिछला प्रश्न है दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता क्या है, उसी प्रश्न में थोड़ा सा और लगा दिया गया है। इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। दजला और फरात, यहाँ पे और आ गया है। इसका बस आंसर आपको समझ जाना है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में। अगला प्रश्न 18 नंबर, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश में है? तो इसका ऑप्शन है पाकिस्तान, बी ईरान, सी अफगानिस्तान, डी ईरान। तो इसका सही उत्तर है डी ईरान। याद रहिए मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश में है? तो ईरान। अभी पिछले व्याख्यान में आप समझे हैं। अगला प्रश्न 19, सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस कला से है? सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस कला से है? तो ऑप्शन है ए मिस्र की कला, बी मेसोपोटामिया की कला, सी भारतीय कला, डी ईरान की कला। तो इसका सही उत्तर है मेसोपोटामिया की कला। इसका हम व्याख्यान भी थोड़ा समझेंगे। सिलेंडर सील का संबंध मेसोपोटामिया की कला से है। 3500 ईसा पूर्व के आसपास सिलेंडर सील का आविष्कार हुआ। यह एक बेलन था जिसका चित्रों को उकेरा गया था। यह एक बेलन था जिस पर चित्रों को उकेरा गया था, जिसे गीली मिट्टी पर रोल करके तस्वीरों में कहानी को उत्तीर्ण किया जाता था। सिलेंडर सील के कुछ उदाहरण हैं। पहला, सिपार की कार्यशाला में निर्मित सील, जिसमें लबादा धारण राजा शामाश को एक पशु भेंट कर रहा है। दूसरा,
साइप्रस से प्राप्त सिलेंडर, सील फूल पकड़े हुए दो नग्न महिलाएं। तीसरा, नियो आसिरियस पंखों वाले देवता के साथ अनुष्ठान को दर्शाता हुआ। तो अब बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की तरफ। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है। ए सिंधु सभ्यता, बी चीनी सभ्यता, सी मिस्र की सभ्यता, डी मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इसका सही उत्तर है मिस्र की सभ्यता। इसके व्याख्यान को हम समझेंगे। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता का आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता यानी भारत तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक थी। तो ये रहे 20 प्रश्न जो प्रागैतिहासिक कला से संबंधित थे, और मैं प्रयास कर रहा हूं और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, और सारे क्वेश्चन को मैं पढ़ के और उसके ऑप्शन को सुना के आंसर बता के व्याख्यान भी पढ़ के मैं वीडियो जल्द से जल्द मैं बना दे रहा हूं। और आप लोग भी प्लीज़ और काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, कम से कम कमेंट्स करें और हमें आप जगाते रहें, क्योंकि हम लोग के पास यानी कि एज ए आर्टिस्ट के पास बहुत सारे काम रहते हैं, और मैं खुद चाहता हूं कि ऐसे मैं वीडियो बनाऊं, और आपके लिए भी सही और ज़्यादातर मैं खुद के लिए, क्योंकि मैं जब वीडियो बनाता हूं तो मेरा भी स्टडी होते रहता है। तो आप प्लीज़ हमको मैसेज आप करें वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आपके मैसेज को देख के मुझे और एनर्जी आता है कि मैं वीडियो बनाऊं। और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों से प्लीज़ करवाएं, और लाइक करें, कमेंट्स करें, क्योंकि अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने मोनेटाइजेशन पे उतना ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब लगता है कि हाँ, मोनेटाइजेशन मेरा हो जाना चाहिए चैनल पे। तो काइंडली इसे शेयर करें, और लोगों को जो अभी कला शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके पास भेजें। और इसके साथ साथ जो आर्टिस्ट हैं वो भी कम से कम वीडियो को ध्यान से सुने, ताकि उनको ज्ञान हो कला के क्षेत्र में। आप जिस फील्ड में हैं और उस फील्ड का अगर आप ज्ञान नहीं रखते हैं तो फील्ड में आप ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम मैं आर्टिस्टों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कम से कम अपने फील्ड में ही ज्ञान हमेशा अर्जित करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कोशिश आप करें कि मैं कल ही एक नया वीडियो डालूं। तो काइंडली आप ज़रूर कमेंट्स करें और वीडियो का डिमांड ज़रूर बनाएं। धन्यवाद।